हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज, और इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाते हैं जिसका नाम रहता है आज का इतिहास। इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था वो बातें भी हम कवर करते हैं। तो आज जैसे 18 अप्रैल है, तो 18 अप्रैल के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ वो भी हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कुछ करंट न्यूज हैं उनसे संबंधित बातें करेंगे और आपसे एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज 18 अप्रैल के दिन करंट अफेयर्स की इस सुप्रभात सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जी, पहली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। अमिताभ बच्चन टू बी ऑनर्ड विद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और द अवार्ड सेरेमनी इज सेट टू बी हेल्ड ऑन 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा विले पार्ले में। ठीक है, तो विले पार्ले में यहाँ पर ये दिया जाएगा। जब बात करते हैं ये विले पार्ले कहाँ है, तो दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह बना हुआ है, तो उसी नाट्यगृह में ये विले पार्ले है। तो वहां पे इस सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा, और उसी दौरान ये जो अमिताभ बच्चन है, जो कि एक बेहतरीन एक्टर है ना, तो इनके बारे में तो आप बखूबी जानते हैं। पुराने समय से लेकर वर्तमान तक भी ये अभी मूवीज में सक्रिय हैं। तो इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो जब हम बात करते हैं इनके बारे में, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर हैं ये, अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन। इनको किस लिए दिया जा रहा है, तो राष्ट्र के प्रति, उनके लोगों और समाज के प्रति एक समर्पण का जो भाव है उसी को ध्यान में रखते हुए उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। और ये कौन देता है ये पुरस्कार, तो आपको पता है ना, नाम से ही पता लग रहा होगा, लता, है ना। तो आपको पता है लता मंगेशकर जो है हमारी बहुत ही बेहतरीन प्लेबैक सिंगर रही हैं, जिनकी मृत्यु हुई थी, है ना, पिछले ही कुछ टाइम में। तो 2022 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो उन्हीं को एक याद करते हुए उनके परिवार ने क्या है, इस पुरस्कार को शुरू किया था। तो अभी थोड़ा डिटेल में बातें करेंगे। इस पुरस्कार में लता जो है उनका नाम भी है, और लता जी के जो पिता हैं दीनानाथ, है ना, उनका नाम भी है, लता दीनानाथ मंगेशकर, यानी कि पिता और बेटी दोनों का नाम इस पुरस्कार में है। और ये पुरस्कार उनकी फैमिली के द्वारा शुरू किया गया। उनका कहना ये था कि जो भी राष्ट्र के लिए या फिर उस राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, समाज के लिए कोई भी एक बेहतरीन समर्पण का भाव दिखाएगा, उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। और जैसे अभी इसकी हम बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन को जो दिया जाएगा उसकी घोषणा उन्होंने मंगलवार को की थी। जब हम बात कर रहे होते हैं इस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की, यानी इस पुरस्कार की, तो सबसे पहले इस पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे, तो नाम लिया जाता है वर्तमान के जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनको सबसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हर साल रिक्त स्थान के दिन प्रदान किया जाता है, तो आप इसमें से बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा, जल्दी से बताएंगे आप सभी। जिन्होंने लिखा होगा ना 24 अप्रैल, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि ये कार्यक्रम दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित किया जा रहा है 24 अप्रैल को। तो हर साल ये दिया जाता है ये 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को ही दिन क्यों रखा, क्योंकि 24 अप्रैल के दिन लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ
मंगेशकर जो है ना, उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो उनकी पुण्यतिथि को ध्यान में रखते हुए 24 अप्रैल का दिन चुना। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे लता मंगेशकर के बारे में और इनके पिताजी के बारे में। लता मंगेशकर, तो जैसे हम बात करते हैं, ये एक प्लेबैक सिंगर के रूप में बहुत महत्वपूर्ण रही हमारे इस देश के लिए। और इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम कहते हैं भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 मध्य प्रदेश में जन्मी, इंदौर क्षेत्र में। और 6 फरवरी 2022 महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, मुंबई में। ठीक है ना। लेकिन जब हम इनके पिताजी की बात कर रहे होते हैं, इनके पिताजी की, कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड। इनके पिताजी का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर। जब हम इनके पिता की बात करते हैं, तो इनके पिता का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 29 दिसंबर 1900 में। और इनके पिताजी की मृत्यु कब हुई? 24 अप्रैल 1942। तो जब लता मंगेशकर की मृत्यु हुई थी 2022 में, उसके बाद में लता और लता के जो पिता हैं दीनानाथ, उनके दोनों के नाम से एक पुरस्कार का नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया इसका? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, पुरस्कार। लेकिन ये किस दिन दिया जाता है? हर साल एक व्यक्ति को दिया जाता है ये पुरस्कार। और दिन कौन सा रहता है? तो दिन रहता है 24 अप्रैल, यानी कि जिस दिन लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ की मृत्यु हुई थी, तो उस दिन ये दिया जाता है हर साल। अब जब ये पूछा जाता है कि पहले व्यक्ति कौन थे ये ग्रहण करने वाले, यानी कि इस सम्मान को पाने वाले, तो नाम आता है प्रधानमंत्री मोदी। और फिर जब हम दूसरे नंबर की बात करते हैं, तो किसका नाम आता है? तो आशा भोसले, इनको भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे लता मंगेशकर के बारे में। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर जो है वो 1974 में रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय बनी। रॉयल एल्बर्ट हॉल कहां पे है? ये यूके में है। तो उस हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? लता मंगेशकर। और ये बात है 1974 के आसपास की। इन्होंने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, 15 बांग्ला फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार जीते, 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक सिंगर के लिए जो अवार्ड होते हैं वो जीते, 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। और बाद में क्या किया गया? सबसे बाद में इनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए जो बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं, उनके बारे में अगर हम जाने, तो 1989 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है। 2001 में इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न। भारत रत्न सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारे भारत का। तो 2001 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2019 में जब इनका 90वां जन्म दिवस मनाया जा रहा था, उस समय इन्हें एक पुरस्कार दिया गया था, जिसका नाम है डॉटर ऑफ नेशन। तो डॉटर ऑफ नेशन अवार्ड से इनको कब सम्मानित किया गया? 2019 में।
और उनकी जीवन यात्रा कब तक रही? 6 फरवरी 2022 तक। तो इनके इनके परिवारजनों के द्वारा इनकी स्मृति में एक अवार्ड स्थापित किया गया और उसका नाम क्या रखा गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो इनका नाम, इनके पिता का नाम उसमें जोड़ा गया। इनके पिताजी की पुण्यतिथि के दिन वो पुरस्कार दिया जाता है, जो अभी 24 अप्रैल को किसको दिया जाएगा? तो आपको पता है, अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। तो चलिए जी, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, लता मंगेशकर जो हैं उनको 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार देने की परंपरा कब शुरू हुई थी? तो इसमें आप जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। भारत रत्न पुरस्कार देने की परंपरा कब शुरू हुई? जिन्होंने लिखा होगा ना 2 जनवरी 1954, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत रत्न पुरस्कार देने की परंपरा 2 जनवरी 1954 को शुरू हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इसमें आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना। ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, और आपको पता है मरणोपरांत सबसे पहले ये पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद में तो बहुत सारे व्यक्ति हुए जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। तो क्या आप ये बता सकते हैं भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले जीवित व्यक्ति हो तो किसका नाम हम लिखेंगे? यानी कि भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया, वो आपको कमेंट में बताना है। मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया, ये मैंने आपको बता दिया है। भारत रत्न सबसे पहले किस विदेशी व्यक्ति को दिया गया था? तो नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। तो ये एक पाकिस्तानी नेता थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और बाकी चलो ऑप्शन में जैसे दिए गए हैं, 28 जनवरी 1950 को क्या घटना घटित हुई थी? तो आपको ये बात याद रखनी है, इस दिन हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था, गठन नहीं बोलेंगे, है ना। भारतीय संविधान लागू हो जाने के बाद उसके तहत ही सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। जब हमारे बात करते हैं 17 अप्रैल 1952 की, ये वो दिन है जब हमारे यहाँ पहली लोकसभा का गठन हुआ। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952। और इस पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो नाम आता है गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है ना। और 13 मई 1952 की अगर बात की जाए तो इस दिन क्या खास हुआ था? तो लोकसभा का गठन तो हो गया 17 अप्रैल 1952 को, लेकिन लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? तो आप लिख देंगे 13 मई 1952। 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया नोट रीपिंग बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिवाइडेंड। रघुराम राजन, रघुराम राजन जो हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक लाभांश का लाभ नहीं उठा रहा है, यानी कि भारत को इस जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ नहीं मिल रहा। तो ये जो हमारे रघुराम राजन हैं, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ये भारत में चिप निर्माण पर जो अरबों डॉलर का खर्चा हो रहा था, उसके हमेशा से ही आलोचक रहे हैं। ठीक है, हमेशा उसकी आलोचना कर रहे थे ये कि लाखों अरबों डॉलर क्यों खर्च किए जाते हैं चिप निर्माण में। तो इन्होंने क्या बताया था, कारण कहा, ये बात इन्होंने 16 अप्रैल को कही, यानी कि कल के ही दिन, परसों के दिन। ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं, इन्होंने कहा देयर इज ए नीड टू फोकस ऑन इंप्रूविंग द ह्यूमन कैपिटल।
ठीक है। तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानव पूंजी में सुधार होना चाहिए एंड इनहेंसिंग देयर स्किल सेट, उनके कौशल सेट को बढ़ाने की हमें जरूरत है। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम इस लोकतांत्रिक लाभांश के बीच में ही है, लेकिन समस्या ये है कि हमें इसका लाभ नहीं मिल रहा, रिपिंग द बेनिफिट्स। तो श्री राजन ने कहा कि जो हम ये टारगेट ले रहे हैं ना कि मेकिंग इंडिया एन एडवांस्ड इकोनॉमी बाय 2047, तो ये हम एक 2047 का लक्ष्य लेकर चले हुए हैं कि 2047 तक हमारी जो इकोनॉमी है वो बेहतर बनेगी। इसमें क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास इतना एक कार्यबल है, तो उस कार्यबल को किस प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए वो हमें चीजें देखनी है, इनहेंस करनी है स्किल और ह्यूमन कैपिटल को, यानी कि मानव पूंजी को बेहतर बनाना है। तो इन सभी विषयों पर इन्होंने बात की थी और ये आरबीआई के हमारे पूर्व गवर्नर रहे रघुराम राजन, ठीक है ना। तो अब जैसे हम बात कर रहे होते हैं आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई जिसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिस प्रकार हम किसी भी देश की बात कर रहे होते हैं तो हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है जो उसका मुख्य बैंक होता है, और यही मुख्य बैंक उस देश के बाकी बैंकों पर क्या है, एक निगरानी रखता है और उनको अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। ठीक वैसे ही हमारे भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है। तो इस आरबीआई की जब हम बात कर रहे होते हैं, इस आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिशों के आधार पे हुई थी? आपको पता है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को, है ना। तो जब हम 1 अप्रैल के दिन करंट अफेयर की क्लास कर रहे थे तो भारत का इतिहास जो टॉपिक कवर करते हैं उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है। तो चलो इसके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे, किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थापना की गई थी, जल्दी आप बताने का इसमें प्रयास करेंगे। जैसे हम बात कर रहे होते हैं इसमें आपको टिक करना है ऑप्शन सी, हिल्टन यंग कमीशन। तो जो ये हिल्टन यंग कमीशन है ना, ये कब लाया गया था? ये 1939 के आसपास की बात है, जब यहाँ पर वाइसराय कौन था? तो नाम आता है लॉर्ड लिनलिथगो का। लिनलिथगो के समय में ये कमीशन लाया गया था, और ये किससे संबंधित था? तो आप कहेंगे ये था मुद्रा से ही संबंधित, मुद्रा से संबंधित। तो इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पे 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। मैंने बहुत बार बताया है वो साल कौन सा था, किस साल इस रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, कमेंट में आप बताना जल्दी से। तो बाकी जैसे ऑप्शन में लिखे हुए हैं, मैन्सफील्ड की बात करते हैं, तो ये मैन्सफील्ड कमीशन क्या है? तो ये मैन्सफील्ड कमीशन तो लाया गया था 1886 के आसपास की बात है, जब यहाँ पर डफरिन भारत का वाइसराय बनकर आया हुआ था। तो उसी के समय में मुद्रा से संबंधित ये कमीशन लाया गया। डफरिन का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1884 से 1888 तक रहा। यही है वो डफरिन जिसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, तब भी यही डफरिन था। तो जब हम बात कर रहे होते हैं ऑप्शन डी के बारे में, यानी कि साइमन कमीशन के बारे में, इसका गठन तो हुआ था 1927 के एंड में और ये भारत में आया 1928 में। तो जब ये आया था तो इस साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था कि जो 1919 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया था उसकी समीक्षा करना, उसकी एनालिसिस करना। इसमें 7 लोग थे और सातों के सातों ही क्या थे? अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसी वजह से इसे श्वेत कमीशन का नाम दिया गया, यानी कि अंग्रेजों का ये कमीशन कहा गया इसे, ठीक है। फिर जब भारतीयों को पता लगा इसमें तो कोई है ही नहीं भारतीय, तो कैसे ये निष्पक्ष रूप से निर्णय ले सकते हैं, इसी वजह से फिर इनका विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और लाला लाजपत राय जो थे ना, वो मुख्य भूमिका निभा रहे थे इस विरोध में।
तो फिर इस विरोध के चलते अंग्रेजों को लगा कि ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। उन्होंने फिर लाठियां जब बरसाई थी तो लाला लाजपत राय जो थे उनकी छाती पे, उनके सर पर भी लाठियां लगी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और जब हम बात कर रहे होते हैं ना, ये बेम्बिगटन स्मिथ आयोग, ये भी मुद्रा से ही संबंधित एक आयोग था। ये लाया गया था 1919 में। 1919 में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था यहाँ पे? चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड, आपको पता है ना, चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था, नाम ही सुधार था वैसे तो वो, ये वही चेम्सफोर्ड है। इसके समय में बेम्बिगटन स्मिथ कमीशन लाया गया। यही है वो जिसके समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यही है वो जिसके समय में रोलेट एक्ट लाया गया था। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो हुई बात ये क्लियर आपकी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यूएस टू इम्पोज फ्रेश ईरान सैंक्शंस आफ्टर अटैक ऑन इजराइल। जैसे कि आपको पता है, ईरान और इजराइल जो है, इन दोनों के बीच में अभी क्या है? झगड़ा चल रहा है। और ईरान ने हाल ही में इजराइल पर हमला किया है, लगभग 300 मिसाइल दागी हैं इजराइल पर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूएस से, यानी कि व्हाइट हाउस के द्वारा ये कहा गया है कि हम ईरान पे सैंक्शन लगाएंगे और उम्मीद है कि बाकी जो है वो भी हमारा इस मामले में सहयोग करेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इजराइल का कहना है कि ईरान जो है ना, वो आतंकी संगठनों के माध्यम से वो हमले करता रहता है। फिर इजराइल ने कहा कि हमने उसके प्रत्युत्तर में इराक में एक दमिश्कस है जो उनकी राजधानी है, तो दमिश्कस पर हमला हमने किया था उसके प्रत्युत्तर में। तो दमिश्कस पर हमला किया तो वहां पर एम्बेसी बनी हुई थी ईरान की, तो वहां पर ईरान के कुछ अधिकारी मारे गए। तो फिर ईरानियों ने कहा कि ये दमिश्कस के खिलाफ में लड़ाई नहीं थी, ये हमारे खिलाफ लड़ाई है। इसी वजह से फिर क्या है, ये आमने सामने हो गए और 300 के आसपास में ईरान ने वहां पर क्या है, ये मिसाइल उन पर ठोक दी। हालांकि इजराइल वालों का कहना है कि लगभग 90% हमने जो मिसाइल्स हैं वो हमने नाकाम कर दी हैं, क्योंकि इनके पास बेहतरीन एक सुरक्षा कवच है। ठीक है, जिसके बारे में हम बातचीत करते रहते हैं जब भी न्यूज को कवर करते हैं। तो ये यूनाइटेड स्टेट ने कहा था कि हम नए जो प्रतिबंध हैं वो लगाने वाले हैं ईरान को लेकर, क्योंकि ईरान ने अभी मिसाइल छोड़ी है उन पर। ठीक है, तो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेके सुलिविसन, इन्होंने अनाउंसमेंट की थी ये। ठीक है, तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलो, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये केवल आपको समझाने के लिए है। ये जो सिंबल है ये कहां का है? ये है इजराइल, इजराइल, और ये है आपका ईरान। इजराइल की जब हम बात कर रहे होते हैं, ये तो एक यहूदी देश है, यहूदियों का मुख्यतः ये देश है। और जब हम बात कर रहे होते हैं ईरान के बारे में, तो ईरान तो एक इस्लामिक गणराज्य है ना, रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक, या फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भी बोला जाता है ना। तो यहाँ पे नीचे जो फोटो दिखाई दे रही है, ये कौन है? खेमने। तो ये कौन है? ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। वहीं जब हम बात कर रहे होते हैं इनके बारे में, तो ये हैं आपके बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, ये इजराइल के कौन है? पीएम। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। जब मैप के माध्यम से बात करने का प्रयास करेंगे, तो ये तो रहा आपका ईरान। ईरान वही है जिसे हम इतिहास में फारस के नाम से जानते थे। 1935 से पहले ये धरती फारस के नाम से जानी जाती थी। भारत में सबसे पहला आक्रमण फारसी आक्रमण ही तो था, अखमनी साम्राज्य के द्वारा किया गया था 6ठी सदी ईसा पूर्व में, 6th सेंचुरी बीसी। तो वर्तमान की दृष्टि से ये मैप आपको दिखाई दे रहा है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और नीचे यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाई दे रहा है ना आपको, ईरान का। और यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है इजराइल। तो इजराइल जो है, इजराइल के अगर पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पे सागर है। और इस इजराइल की राजधानी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो क्या है? जेरूसलम। और ये इनका क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इनके बीच में जो ये टकराव बना हुआ है, ईरान ने ये मिसाइलें दाग दी हैं,
इसी बीच में क्या है, ये अमेरिका कूद पड़ा है, उसने कहा कि हम सैंक्शन लगाएंगे ईरान पे, तो बाकी भी हमारा सहयोग करेंगे, ऐसा हमें लगता है। ठीक है ना। तो चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। दोनों ही देशों के संबंध में आपको बता देना है, यानी कि इजराइल और ईरान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है वो बताना है आपको। जल्दी से आप इसमें से बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा सही नहीं है, जल्दी जल्दी बताएंगे। ईरान का आधिकारिक नाम ईरान इस्लामिक गणराज्य है, जो 11 फरवरी 1979 को इस्लामिक क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। ये पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है, तो हमें ये टिक नहीं करना, क्योंकि हमें टिक कौन सा करना है, जो ठीक नहीं है वो टिक करना है। दूसरा देख लीजिए, भूमध्य सागर इजराइल के पश्चिमी दिशा में है। अभी मैंने मैप के माध्यम से आपको बताया था, ये रहा इजराइल और ये रहा भूमध्य सागर, तो ये इजराइल के पश्चिमी दिशा में है, तो बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है, ये भी हम टिक नहीं करेंगे। ईरान की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है, रियाल है, जिसे हम ईरानी रियाल बोल देते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो डी ऑप्शन है ना, ये पॉइंट, ये कथन गलत लिखा हुआ है, यानी ये कथन सही नहीं है, तो हमें ये टिक कर देना है। इजराइल संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है ना, ये तो गलत लिखी हुई है, क्योंकि वो तो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। तो आप क्या बता सकते हैं कि इस इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कब ग्रहण की थी? जल्दी से आप अगर कमेंट में बता सकते हैं तो बता दीजिए। तो ये दिन था वो 11 मई 1949 का, जब इजराइल संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। हालांकि ईरान भी तो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, तो इसने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कब ग्रहण की थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को ईरान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। ठीक है ना, तो हमें डी ऑप्शन टिक करना था, क्योंकि वो पॉइंट सही नहीं लिखा हुआ था। अब क्या है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम चलते हैं। सॉरी, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया कॉल फॉर सीज फायर इन गाजा, सेइंग एफर्ट्स सो फार आर इनसफिशिएंट। तो जो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया हैं, ये एक दूसरे के पास बैठकर बातें कर रहे हैं, और इनका मानना है कि गाजा में संघर्ष विराम हो जाना चाहिए अब, और जितने भी अब तक प्रयास किए गए हैं इस विश्राम को करने के लिए, वो अभी इनसफिशिएंट है, अभी और प्रयास करने हैं, ताकि ये जो संघर्ष है वो अभी क्या है, रुक जाए। तो रुक जाने के लिए इन्होंने ये कहा है। तो पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया हैव कॉल्ड फॉर इन इमीडिएट सीज फायर एंड यूनिंटरप्टेड डिलीवरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड इन गाजा। तो जो भी मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति है, उसका भी इन्होंने आह्वान किया है कि हम मानवीय जो सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए बेहतरीन प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो सीज फायर के लिए ये अभी बात कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद के दौरे पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री गए हुए थे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री कौन है, नाम है प्रिंस फैजल बिन फरहान। तो ये इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान की राजधानी में गए हुए थे, वहां पे उनके जो विदेश मंत्री हैं उनसे मिले, और इजराइल और आतंकी समूह हमास के बीच में जो ये संघर्ष चल रहा है उसके बीच में इन्होंने कहा कि जो भी अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं वो अभी इनसफिशिएंट हैं, इसलिए बेहतरीन प्रयास अगर किए जाएंगे तो ही कुछ हो पाएगा। ये कौन है, तो ये है डार, इनका नाम है डार, वहां के विदेश मंत्री पाकिस्तान के। और जब हम बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे ना, ये है सऊदी अरब के विदेश मंत्री, नाम है प्रिंस फैजल बिन फरहान। यहाँ पे इनके राष्ट्रीय ध्वज को भी आप देख लीजिए, ऐसा दिखता है सऊदी अरेबिया का, और पाकिस्तान का तो आपको पता ही है। तो अब आप एक कमेंट में बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब कि निम्नलिखित में से कौन सी सऊदी अरब की मुद्रा है। सऊदी अरब के बारे में हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सऊदी अरब की मुद्रा का नाम बताना है आपको, कौन सा इसमें से ठीक रहेगा।
जिन्होंने लिखा होगा ना रियाल, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये जो रियाल है, यही सऊदी अरब की भी मुद्रा है और यही ईरान की भी मुद्रा का नाम है, और वैसे क्या बोलते हैं इसको, रियाल। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, गलती इसमें बिल्कुल भी आपकी नहीं होनी चाहिए। जब हम बात कर रहे होते हैं दिर्हम, दिर्हम कहाँ की राजधानी है, तो ये सॉरी, दिर्हम यूएई की मुद्रा का नाम है। और वैसे अगर यूएई की राजधानी की बात की जाए तो आप क्या लिखेंगे, अबू धाबी, अबू धाबी। ठीक है जी। तो इस प्रकार आपको ये कुछ बिंदु जो है वो ध्यान में रखने हैं, इसमें आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलो जी। तो आपकी जैसे भी कोई भी न्यूज कवर होती है, जितनी भी क्लास आज तक आपकी हुई हैं, सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे मैंने प्रोवाइड करवा दी हैं, डेली प्रोवाइड करवा देते हैं सुबह 8 बजे तक। और जैसे कि आपको पता है, ये तो क्लास आपकी कितने बजे होती है, 6 AM, सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है। उसके 2 घंटे के बाद यानी कि 8 बजे आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाती है। इसी के साथ में एक आपको क्या मिलता है, एक क्वेश्चन भी मिलता है, और उससे पहले आपको लिंक भी मिल जाता है उसी टेलीग्राम चैनल पे कि क्लास कितने बजे होने वाली है। तो चलो जी, अब हम एक हमारी दूसरी सीरीज शुरू करते हैं जिसका नाम है आज का इतिहास। और आज तारीख क्या है, 18 अप्रैल है। तो 18 अप्रैल के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, वो बातें हम कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज के दिन की, तो सबसे पहला हम कहेंगे आज कौन सा दिवस है, तो आज विश्व विरासत दिवस है, विश्व विरासत दिवस। और जब हम इंग्लिश में कहें तो इसको क्या बोलेंगे हम, वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो ये विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन पहले मैं आपसे पूछूंगा, इसके बारे में फिर थोड़ा सा हम बातें करेंगे। विश्व विरासत दिवस, तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये है यूनेस्को, यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट का ये क्या है, एक स्क्रीनशॉट है जिसको मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। अगर हम यूनेस्को की फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। और यही है वो यूनेस्को जिसने इस दिवस मनाने की मान्यता दी थी, कब, 1983 में। एक सेकंड, 1983 में यूनेस्को के द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की क्या है, मान्यता मिली, है ना। तो 1983 के बाद में हम हमेशा से ये मनाते चले आ रहे हैं। तो जब पूछा जाता है कि पहला विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया था, तो जल्दी से आप अगर बताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा इसमें। हालांकि वैसे इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी आपको टिक कर देना है, 1982। शुरुआत 1982 में हुई थी, मान्यता वैसे 1983 के आसपास में मिली। तो पहली बार विश्व विरासत दिवस किसके द्वारा मनाया गया था, तो ये ट्यूनीशिया में मनाया गया था, ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया में मनाया गया। और किसके द्वारा मनाया गया, तो वहां पर एक काउंसिल, मतलब उसका नाम था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो इसके द्वारा सबसे पहले 1982 में विश्व विरासत स्थल बनाया गया, सबसे पहला। लेकिन फिर यूनेस्को ने इसको मान्यता कब दी थी, 1983 में, यानी कि अगले साल। ठीक है, तो ऐसे आपको बिंदु ध्यान में रखने हैं। विश्व विरासत दिवस मनाए जाने का लक्ष्य क्या है, तो इसका मकसद यही है कि लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना कि जो भी ऐतिहासिक धरोहर है हमारे देश में, जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है, उन सबको अनमोल मानते हुए हमें उन्हें सुरक्षित रखना है, हमें उन्हें संभाल के रखना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम किसी भी राष्ट्र का इतिहास जान सकते हैं,
हम उस देश के इतिहास को संजो कर रख सकते हैं। ठीक है ना। तो जिस देश का इतिहास जितना गौरवमयी होगा, वैश्विक स्तर पर उसका स्थान उतना ही ऊंचा माना जाएगा। ठीक है ना। तो वैसे तो कहते हैं ना कि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस काल में बनी हुई इमारतें, लिखे गए साहित्य हमेशा बरकरार रहते हैं। बस बशर्ते हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम उसे संजो कर रखें। और इस विश्व विरासत स्थल बनाए जाने का मुख्य लक्ष्य यही है कि हम ये ध्यान रखें कि हमें हमारी विरासत को क्या है, संजो के रखना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। 18 अप्रैल 1982 को ट्यूनीशिया में सबसे पहला दिवस ये मनाया गया, और उसके बाद में हम हर साल से ये मनाते चले जा रहे हैं। 18 अप्रैल को, यानी कि हर साल 18 अप्रैल को ही ये दिवस मनाया जाएगा। ये मान्यता यूनेस्को ने कब दी थी? 1983 में दी थी। क्लियर है? चलो जी, बहुत ही बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे। ये कौन है? ये है हमारे गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर। जब हम सिख परंपरा की बात कर रहे होते हैं तो सिख परंपरा में ये 9वें गुरु थे, और कहा जाता है कि आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? तो 18 अप्रैल 1621 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी जयंती है। जयंती के उपलक्ष्य में हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, विनम्र वंदन। तो इन्होंने हमारे इस राष्ट्र के लिए, इस धरती के लिए अपना बलिदान दिया था। ठीक है ना। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं, ये गुरु की गद्दी पर कब बैठे? तो 20 मार्च 1664 को ये सिखों के गुरु बने। ठीक है। तो सिख परंपरा में गुरु बने इस दिन। और फिर जब हम बात करते हैं, इनके पैरेलल में मुगल साम्राज्य चल रहा था, और मुगलों में कौन यहाँ पर था? तो औरंगजेब का टाइम पीरियड हम देखते हैं। औरंगजेब के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये कब से कब तक रहा? तो ये 1658 से लेकर 1707 तक गद्दी पर रहा। इस औरंगजेब ने हमेशा इस्लाम को बढ़ावा दिया, और कहा जाता है कि ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था। दार उल इस्लाम का ये समर्थक था। इसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है, और इसने भरपूर प्रयास किया कि लोगों को कन्वर्ट करवा दिया जाए इस्लाम में। लेकिन जब इसने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म कबूल करवाना चाहा, तो इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारा शीश कट सकता है, लेकिन हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। इसी के चलते 24 नवंबर 1675 के दिन क्या हुआ था? औरंगजेब ने इनका शीश कटवा दिया। ठीक है, इनकी हत्या करवा दी। तो इनका जो गुरुद्वारा बना हुआ है, कभी आप जाएंगे ना, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उसके पास में एक चौक पड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं? चांदनी चौक। तो चांदनी चौक नई दिल्ली है ना, तो वहां पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है, कभी घूम के आना। मैं अभी थोड़े ही दिन पहले गया हुआ था वहां पे। तो ये गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे, जिनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दी गई। अब थोड़ा सा इनके बारे में और बताने का प्रयास करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के पिता का नाम क्या था? तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये जो ऑप्शन में दिए गए हैं, ये भी सिख परंपरा में गुरुओं के ही नाम हैं। तो जल्दी से आप इसमें से बताएंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह सिख परंपरा में छठे गुरु थे, और ये वही गुरु हैं जिन्होंने सिखों को एक अलग स्वरूप प्रदान किया, एक उग्र स्वभाव का, एक सेना के रूप में उनको संगठित किया। क्योंकि आपको पता है, उनसे पहले की जब बात करते हैं हम, गुरु नानक देव जिन्होंने सिखिज्म की स्थापना की, वो एक आध्यात्मिक गुरु थे। गुरु अंगद देव की बात करें, गुरु रामदास की बात करें, गुरु अमरदास की बात करें, गुरु अर्जुन देव की बात करें, तो जो पहले 5 गुरु हुए वो क्या थे? वो आध्यात्मिक स्तर के थे। लेकिन जब जहांगीर ने 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को जब यातनाएं दी, उसके बाद में फिर क्या हुआ था? उनकी मृत्यु हो गई।
और जब छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी गद्दी पर बैठे तो उनको लगा कि हम अगर हथियार नहीं उठाएंगे तो ये मुगल जो है वो हमें मार देंगे। इसीलिए सिखों को एक सेना के रूप में संगठित किया था गुरु हरगोविंद सिंह ने। ठीक है, तो उनके सबसे छोटे बेटे बताए जाते हैं, 5वें नंबर के छोटे बेटे थे गुरु तेग बहादुर, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिनको 1675 में मरवा दिया था किसने? औरंगजेब ने। और जैसे हम इनकी बात करते हैं, यहाँ इस पेज पे लिख देते हैं गुरु हरगोविंद सिंह। ये कौन है? तो ये छठे नंबर के गुरु थे। जब हम इनके बेटे की बात करते हैं, इनके बेटे गुरु तेग बहादुर, ये सिख परंपरा में कौन से नंबर के गुरु बने? ये 9th गुरु बने। और गुरु तेग बहादुर के भी बेटे का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ये वही गुरु गोविंद सिंह जी हैं जिन्होंने कहा था कि आज के बाद कोई भी पुरुष गुरु की गद्दी पर नहीं बैठेगा। यही है वो गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपने एक श्लोक सुना होगा, आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। यानी कि खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की और आज से गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानना है, ऐसा इन्होंने संदेश दिया। गुरु ग्रंथ साहब एक धार्मिक पुस्तक है जिनको गुरु माना जाता है। तो इनके कितने बेटे थे? इनके 4 बेटे थे। ठीक है, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह और अजीत सिंह। ये 4 बेटे थे। इन चारों बेटों ने भी क्या है? बलिदान दिया। इनके पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने भी इस धरती के लिए बलिदान दिया। उनके भी पिता गुरु तेग बहादुर ने भी बलिदान दिया। उनके भी पिता गुरु हरगोविंद सिंह जी ने भी बलिदान दिया। तो यानी कि जब हम हमारे भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो इन सब के बारे में बिना बात किए हमारा इतिहास अधूरा सा लगता है। ठीक है, तो चलिए आज ही के दिन 9th गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ था, तो उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है ना, चलिए जी, बहुत ही बढ़िया है। अब आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे होंगे, ये कौन व्यक्ति हैं? ये वही व्यक्ति हैं जिनका आज के दिन जन्म हुआ था। अगर हम नाम लिखें तो इनका नाम है धोंडो केशव कर्वे। धोंडो केशव कर्वे, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ। 18 अप्रैल 1858 की बात है ये, जब इनका जन्म हुआ। कहां पे? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। ये एक बेहतरीन समाज सुधारक थे, शिक्षा शास्त्री थे। समाज सुधारक और शिक्षा शास्त्री। जब हम इनके बारे में बात कर रहे होते हैं, इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया, भारत रत्न, और इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया। भारत रत्न नागरिक सम्मान में सबसे सर्वोच्च स्थान रखता है और पद्म भूषण की बात की जाए तो ये 3रे नंबर का सबसे सर्वोच्च सम्मान है हमारे भारत का। तो अब इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। धोंडो केशव कर्वे एक प्रतिष्ठित भारतीय थे जिन्होंने रिक्त स्थान का समर्थन किया था। ये शायद सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था ये, तो आप इनके बारे में बताइए। धोंडो केशव कर्वे प्रतिष्ठित भारतीय थे जिन्होंने महिला शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया था। जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया होगा ना, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। महिला शिक्षा का प्रसार इन्होंने किया। तो इसी प्रसार में यानी कि इसी श्रृंखला के अंतर्गत इन्होंने पुनः महाराष्ट्र में एक विद्यालय की स्थापना की और ये विद्यालय स्पेशली महिलाओं के लिए था। तो इन्होंने क्या है? महिला विद्यालय की स्थापना की, ऐसा आप लिखेंगे, महिलाओं के लिए स्पेशली। ठीक है, तो गांव में शिक्षा को सहज सुलभ बनाने
और उसके प्रसार के लिए उन्होंने चंदा एकत्रित करके लगभग 50 से भी अधिक प्राइमरी विद्यालयों की भी स्थापना की थी। प्राइमरी स्कूल भी इन्होंने खोले लगभग 50 प्लस। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा बड़े स्तर पर पहुंचाई जाए सभी बच्चों तक, सभी लोगों तक, ताकि एक अच्छा समाज जो है वो हमें देखने को मिले। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि 1931-32 में महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक और कुलपति के रूप में इन्होंने इंग्लैंड, जापान और अमेरिका और ये अपना अफ्रीका महाद्वीप है, लगभग टोटल अगर हम बात करें तो 35 से 40 इन्होंने क्या है देशों की यात्रा की थी। इस यात्रा काल में जहां उन्होंने विदेशों में महिला विद्यालयों की कार्यप्रणाली का अध्ययन भी किया, वहीं वह विश्व के सबसे प्रसिद्ध विद्वानों से भी मिले। अपनी इस यात्रा में उन्होंने अपने कार्यों के लिए धन भी जुटाया, क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रहे थे, समाज सुधारक के रूप में ये काम कर रहे थे, तो इनको ये बड़ी इसमें क्या है मदद भी मिली। तो अब यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये फोटो किसकी है? तो ये है तांत्या टोपे। तांत्या टोपे, तांत्या टोपे की आज पुण्यतिथि है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी, हालांकि आपको पता है ना इनकी मृत्यु का कारण क्या था, फांसी। इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी दे दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये हमें दिखाई देते हैं। और इनको कहां पे फांसी दी गई थी? शिवपुरी में। शिवपुरी कहाँ है? तो ये तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो पहले थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसके बाद में थोड़ा एक व्यवस्थित क्रम में जानने का प्रयास करेंगे। तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था जल्दी से बताएंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इनकी मराठी भाषा में, उर्दू भाषा में, गुजराती भाषाओं में अच्छी पकड़ थी। और भारत के प्रमुख इस स्वतंत्रता संग्राम में तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब का अहम योगदान भी रहा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने कौन सी युद्ध प्रणाली को विकसित किया था? गोरिल्ला। गोरिल्ला विकसित तो नहीं किया, विकसित तो बहुत पहले हो चुकी थी शिवाजी के टाइम में, है ना, वीर शिवाजी के टाइम में, लेकिन गोरिल्ला युद्ध को इन्होंने अपनाया। तो उस गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रयोग करते हुए उन्होंने अंग्रेजी सेनाओं का सामना भी किया। और तांत्या, ये कई बार इनको तांतिया भी लिखा होता है ना, तांतिया, तो तांतिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनके वीरता के लिए ये हमारे सामने बड़े आदर्श हैं। ठीक है ना, तो इनका ये जो तांत्या लिखा हुआ ये तो मात्र एक उपनाम है, ठीक है ना, ये बाद में इसमें क्या है जुड़ा था। हालांकि जब हम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं, तीसरा आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था ना 1800, वो बात है लगभग 1817 से 19 के बीच में, आपको पता है अंग्रेजों की इसमें जीत हो गई थी। और अंग्रेजों ने फिर क्या किया था, उस समय के पेशवा बाजीराव द्वितीय को बिठूर में भेज दिया था। बाजीराव द्वितीय, है ना, ये वही परंपरा है छत्रपति वीर शिवाजी वाली। और ये जब बाजीराव द्वितीय जिनको बिठूर में भेज दिया गया पेंशन के आधार पे, इनके जो हम बात करते हैं तांत्या टोपे के पिता जो थे ना, वो पिता बाजीराव द्वितीय के यहाँ पर आप कह सकते हैं काम किया करते थे। बाजीराव द्वितीय तांत्या टोपे के पिता के स्वामी थे, ऐसा आप मान के चलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका यहाँ से कनेक्शन बन जाता है। वो कभी डिटेल में जानेंगे, अभी ज्यादा आवश्यकता है नहीं। बस आज के दिन इनका क्या था, इनकी फांसी हुई आज के दिन, तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम। थोड़ा सा डिटेल में आप करने का प्रयास करेंगे। और तांत्या टोपे ने ग्वालियर के विद्रोहियों के साथ में राजस्थान में प्रवेश किया था। चलो, अब यहाँ पर यहाँ फोटो देख पा रहे होंगे, ये कौन है? ये है बारिंद्र कुमार घोष। बारिंद्र कुमार घोष, जब हम इतिहास
कवर करते हैं ना, तब ये नाम हम बहुत बार पढ़ते हैं, इनसे संबंधित एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत बार। इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, 18 अप्रैल 1959 को। जब हम बात कर रहे होते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा पहले आप एक क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से। ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम है ये। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको बताना है कि कौन से गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो किसका नाम आता है? तो जिन्होंने लिखा होगा ना केवल 2 और 3, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि बारिंद्र कुमार घोष जो है ना वो तो कभी जुड़े ही नहीं थे। बारिंद्र कुमार घोष जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलो वापिस आ जाते हैं हम इनके बारे में जानने के लिए। ये हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1907 में क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों का संयोजन करने के लिए एक पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का नाम क्या था? मणिकतल्ला पार्टी। तो मणिकतल्ला पार्टी का गठन किसने किया था? बरिंद्र कुमार घोष ने किया था। और इनकी जब हम रचनाओं की बात करते हैं, इनकी बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं भी थी। जैसे हम कुछ रचनाओं के अगर नाम यहाँ पर लिखें तो एक का नाम आता है द्वीपांतर वंशी और एक का नाम आता है पाथेर इंगित और अमर आत्मकथा भी इनके द्वारा लिखी गई एक रचना है। श्री अरविंद के नाम से भी इन्होंने एक रचना लिखी। ऋषि राजनारायण के नाम से भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी। तो ये इनकी कुछ रचनाएं थी। तो अगर हमें इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, एक नाम आपने जरूर सुना होगा, अरविंद घोष। अरविंद घोष, बरिंद्र कुमार घोष जो हैं वो अरविंद घोष के छोटे भाई थे, अरविंद घोष के छोटे भाई, ठीक है। इन्होंने यानी कि बरिंद्र कुमार घोष ने अपने दोस्त के साथ मिलकर, बरिंद्र कुमार घोष अनुशीलन समिति का गठन किया। अनुशीलन समिति, ये बहुत बार पूछा भी जाता है, अनुशीलन समिति। इसको क्लियर कर देते हैं, ये गलत टाइप हो गया थोड़ा सा ना। चलो अब लिख देते हैं दोबारा से। अनुशीलन समिति का गठन किया था 1907 में। और कहा किया? तो आप कहेंगे कोलकाता में किया। किसके सहयोग से किया? तो बरिंद्र कुमार घोष ने अपने दोस्त भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से इस समिति का गठन किया था 1907 में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून, यानी कि अंग्रेज अगर हमारा खून बहाएंगे तो हम भी क्या करेंगे? अंग्रेजों का खून बहाएंगे। तो ये इनका क्या था? मुख्य उद्देश्य था, ये इनका नारा था अनुशीलन समिति का। तो इस अनुशीलन समिति की शुरुआत की थी बरिंद्र कुमार घोष ने अपने साथी भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ में मिलकर, ठीक है ना। और फिर बाद में जैसे हम बात करते हैं 1908 में इनको क्या किया गया था? गिरफ्तार कर दिया गया, इनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, और बाद में फिर क्या है? आजीवन कारावास में इनको बदल दिया गया। फिर इनको आजीवन कारावास मिला, आजीवन कारावास। अंडमान जेल में भी 10 साल तक इन्होंने व्यतीत किए और जितना अपना समय बचता था वो इन्होंने पत्रकारिता के लिए लगाया। बारिंद्र कुमार घोष बंगाली दैनिक द स्टेटसमैन और वसुमित्र से भी जुड़े थे। इस प्रकार आपको ये बातें इनसे संबंधित ध्यान में रखनी है।
आज के दिन बहुत सी महान विभूतियों का जन्म हुआ, बहुत सी महान विभूतियों ने इस संसार को छोड़ा, तो सभी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने दो चैनल हैं, एडुरोही ऑफिशियल जिसपे आपको अभी क्लास मिल रही है, एक है एडुरोही ऑफिशियल शॉर्ट्स। इन दोनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं एडुरोही 24 सर्च करते हुए, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे। और यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करें 8307730527। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है कितने बजे, 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में सुबह। और क्लास आपकी कितने बजे होती है, 6 बजे क्लास आपकी प्रीमियर लगा दी जाती है, उसमें आप लाइव जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना, तो आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।